भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 सिर्फ एक भाग ही नहीं है बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार स्तंभ है। और इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और ऑडियो क्लास में आज का टॉपिक है केस के साथ हम समझेंगे आर्टिकल 13 को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के संदर्भ में। तो आर्टिकल 13 को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आंसर राइटिंग में शुरू में फंडामेंटल राइट्स के बारे में 2-3 लाइन लिखना होगा। जैसे कि आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है, ये एक बहुत अच्छी लाइन आप लिख सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करिएगा आंसर का। और सुप्रीम कोर्ट को इन मूल अधिकारों का क्या बनाया गया? प्रहरी बनाया गया। और न्यायालय को कौन सी शक्ति दी गई है? न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति दी गई है। तो बेसिकली अनुच्छेद 13 का क्या मुख्य लक्ष्य है कि संविधान की सर्वोपरिता बनी रहे और साथ ही साथ हमारा फंडामेंटल राइट जो है ना वो भी सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 13 जो है उसमें क्या लिखा गया। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा लिखी गई मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आप उसको तोड़ के समझाऊंगी। अनुच्छेद 13 लिखता है कि संविधान में लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। यानी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो भारत में संविधान लागू होने से पहले से चली आ रही हैं और जब संविधान लागू हुआ उसके बाद भी चली आ रही हैं। लेकिन अगर उनके चलते रहने से किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस विधि के उस पर्टिकुलर भाग को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो अनुच्छेद 13 से आपने क्या समझा? इसको आप सेम टू सेम लैंग्वेज लिखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे भाग 3 के उपबंध यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा जो मिला है मूल अधिकार उसको छीने या उसको कम करे या उसका उल्लंघन करे। तीनों ही मामले में ऐसा होगा। अगर राज्य ऐसा कोई विधि बना देता है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है? फंडामेंटल राइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ केसेस देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अनुच्छेद 13 है इसको दो भाग में बांटते हैं। एक तो है संविधान पूर्व की विधियां और एक संविधानेतर विधियां। जो संविधान बनने के पूर्व विधियां बनी हो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान बनने से पूर्व जो विधियां बनी हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हैं तो क्या होगा? तो अगर जो संविधान के बनने के पहले जो विधि बनी है उसके कारण किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है तो सिर्फ उस जगह को, उस मात्रा को जो जो विधि उल्लंघन कर रही है उसको शून्य कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 का प्रभाव क्या होता है? भूतलक्षी नहीं होता है। संविधान पूर्व जो विधियां वो पहले से ही नहीं बल्कि संविधान लागू होने के बाद भी अवैध होंगी। पर जहां तक भूतकाल में किए गए कार्य का प्रश्न है, संविधान पूर्व विधियां उन पर पहले पूर्व से लागू और वैध होंगी। अब आपको ये भी भाषा थोड़ी टफ लग रही होगी तो मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है कि संविधान से बनने से पहले जो विधियां बनी हैं वो अवैध नहीं मानी जाएंगी पूरी की पूरी, बल्कि पर्टिकुलर वो हिस्सा अवैध माना जाएगा जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अगर संविधान बनने के पूर्व किसी ने ऐसा कोई काम किया है जिससे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो वो अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो उस पर क्या होगा? पूरी कार्रवाई होगी और अभी जो उसके हिसाब से जो दंड होगा उस काम का जो उसने किया है वही दंड उसको मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने से पहले कोई अपराध किया है तो संविधान लागू होने के बाद के विधि के अनुसार ही उसे दंड मिलेगा। इसीलिए ये पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप एक केस देख सकते हैं, केशव माधव मेनन बनाम मुंबई राज्य। अब ये केस क्या था? इसमें एक पत्र छापा गया था, ठीक है। अब पत्र छापा गया 1949 में इमरजेंसी पावर्स के एक्ट के तहत और इसको एक दंडनीय अपराध माना गया क्योंकि उसने पत्रक छापा। न्यायालय में कार्रवाई चली और अपीलार्थी ने कहा कि ये हमारे अनुच्छेद 19(1) में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन है कि हमारे परमिशन के बिना इसमें पत्रक छापा गया। तो न्यायालय ने इसके बदले में जवाब क्या दिया कि ये जो उल्लंघन हुआ है उस समय तो फंडामेंटल राइट्स आया ही नहीं था, ये संविधान बनने के लागू होने के पहले है, इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 13 ऐसी विधियों के प्रवर्तन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करता है क्योंकि ऐसा करना उसको भूतलक्षी प्रभाव प्रदान कर देगा जो उन्हें नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि मूल अधिकार संविधान के लागू होने के दिन से प्रवर्तित हुए इसलिए संविधान पूर्व विधियां उनकी असंगति का प्रश्न उत्पन्न नहीं माना जाएगा। ठीक है।
तो आप इसको अब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने आपको अपने ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। बस आप इस केस का नाम याद रखिएगा, केशव माधव मेनन बनाम मुंबई राज केस। और केस क्या था, एक पत्र छापने का केस था जो कि आज़ादी संविधान बनने के पहले पेश हुआ था 1949 में। ये इतना आपको फैक्ट याद होना ज़रूरी है। अब पत्रक छापना वाला केस हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है, लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये क्या है। जब किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक होता है तो प्रश्न उठता है कि क्या उस पूरे अधिनियम को ही हटा दिया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए, या केवल उस भाग को अवैध घोषित किया जाए। इसलिए यह सिद्धांत केवल फंडामेंटल राइट से असंगत वाला भाग अवैध घोषित होगा। तो डिसीजन ये लिया गया कि पूरा का पूरा अधिनियम को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, केवल उस भाग को जो कि अवैध है और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अवैध कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 में असंगति या विरोध की सीमा तक ये वर्ड यूज़ किया गया इसी के लिए। इसको मैंने अपने शब्दों में आपको समझाया। इसमें भी एक केस लिख लीजिएगा, बम्बई राज्य बनाम बालसारा मामला, जिसमें बम्बई प्रांत में मद्य निषेध अधिनियम 1949 के कुछ उपबंधों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। बाकी पूरे अधिनियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ उसके कुछ उपबंध। तो इसमें आपको पूरा केस लिखने की ज़रूरत है, बस केस का नाम याद रखिएगा तो भी आपको बहुत अच्छे से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब इसमें अपवाद कहता है कि अगर अवैध भाग को निकालने से बाकी हिस्से का उद्देश्य सफल ना हो तो क्या न्यायालय पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसमें भी आप कोई केस नहीं दे सकते, सिर्फ अपवाद। ये क्वेश्चन ज़रूर उठाइएगा कि अगर अवैध भाग को निकालने से ही बाकी हिस्से का उद्देश्य सफल ना हो तो न्यायालय क्या पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल घोषित कर सकता है। बस इसका जो अधिनियम का उद्देश्य है वो अगर विफल हो जाता है तो उसको अवैध असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है पृथकता का सिद्धांत। पृथकता के सिद्धांत का विषय है कि एक क्वेश्चन ये उठाया गया कि कैसे अवैध या असंवैधानिक घोषित किया जाएगा या शून्य घोषित किया जाएगा, जबकि जो अधिनियम है वो या पृथकता है वो आकार का नहीं है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जब भी हम किसी अधिनियम का कोई पर्टिकुलर भाग काट के हटाते हैं, अवैध घोषित करते हैं, तो उसके आकार के हिसाब से नहीं करते हैं। उसमें जो तथ्य है ना, उसमें जो विषय दिया गया है, उसमें कौन सा विषय अवैध है अभी के सिचुएशन के हिसाब से पर्टिकुलर वो भाग निकाल देते हैं। तो आकार यहाँ मैटर नहीं करता। इसलिए विधानमंडल को समझने के लिए कि कोई भी विधि निर्माण का इतिहास जो है, उसका उद्देश्य, उसका शीर्षक, उसकी प्रस्तावना, ये सब रखना हमेशा के लिए ज़रूरी है। केवल और केवल वही भाग हटाया जाएगा जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। इसमें एक उदाहरण दे दीजिएगा, टैक्सेशन लॉ। सिर्फ इतना लिखना है आपको, टैक्सेशन लॉ, कर में जो छूट प्रदान की जाती है उस अंश को ही अवैध घोषित किया गया, क्योंकि उससे क्या होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत 13 के उपखंड 1 में दिया गया है। क्या है कि संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकार से असंगत हैं। ऐसी विधियां शुरू से ही शून्य नहीं होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा कानून बनाया गया, कुछ ऐसा विधि चल रहा है और हम पूरे का पूरा उसको शून्य घोषित कर दें और शुरू से ही आज़ाद संविधान बनने के पहले से ही शून्य घोषित कर दें। सिर्फ उस मात्रा, उस जगह, उस पर्टिकुलर उस लाइन को हटाया जाता है जो कि अभी के समय में असंगत लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं केस का, बरार मोटर यान अधिनियम 1947, जिसके तहत 1916 का उल्लंघन होता था, इसलिए पर्टिकुलर कुछ लाइंस को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद आता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकता, नहीं त्याग कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार ना केवल उसके लिए है, उसके अपने हित के लिए, बल्कि ये संविधान में निहित किए गए हैं और ये लोक नीति का एक सब्जेक्ट है। इसलिए अपने मन से कोई भी अपना फंडामेंटल राइट जब मन चाहे छोड़ नहीं सकता है। इसके पीछे देने का एक लॉजिक ये भी है कि भारत में एक जनसंख्या का पोर्शन वो है जो गरीब है, अशिक्षित है। ऐसी जनसंख्या को कोई भी बहला फुसला सकता है और फंडामेंटल राइट्स का जिन्हें ज्ञान नहीं है वो ईजिली अधित्याग कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान पर लागू नहीं होता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स अपना ईजिली छोड़ दे या त्याग कर दे। इसके बाद आता है संविधानेतर विधियां। तो ये वो विधियां हैं जो संविधान लागू होने के बाद राज्य द्वारा बनाई गई हैं, आर्टिकल 13 के 2 भाग में। तो संविधान के पूर्व जो विधि बनी है और संविधान के बाद जो विधि बनी है, उन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि संविधान पूर्व विधि जो बनी है वो संविधान लागू होने के बाद शून्य हुई है, जबकि संविधानेतर विधि जो बनी है वो शुरू से ही शून्य है। जिस समय बनी है उसी समय से उसको शून्य किया जाएगा अगर वो किसी भी तरह से हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
और यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है वो नागरिकों को अलग है और अनागरिक को अलग मिला हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष में आप संविधान का 24वां संशोधन लिख दीजिएगा 1971 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में दिए गए अपने ही निर्णय को पलट दिया था और संशोधन कर दिया था अनुच्छेद 13 में और कुछ लाइन्स उसमें जोड़ दी थी। तो अब तक आपने भाग 3 के अनुच्छेद 13 के बारे में क्या क्या चीज़ें समझ ली। एक तो 13 जो है वो क्या करता है, इसका है संविधान पूर्व विधियाँ और संविधानेतर विधियों के बारे में आर्टिकल 13 बताता है। संविधान प्रारंभ होने के ठीक पहले जो भू क्षेत्र थे उसके लिए जो विधियाँ बनाई गई थी उसको समय अनुसार कैसे बदला जा सकता है, संशोधित किया जाता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। लेकिन किसी भी अधिनियम को, किसी भी विधि को पूरी तरह से असंवैधानिक अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। उसके उस हिस्से को अवैध घोषित किया जा सकता अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ केसेस एक तो केशव माधव मेनन बनाम मुंबई राज केस, दूसरा बम्बई राज्य बनाम बालसारा मामला का केस, तीसरा आपके लिए है कि हो तो होनोहान बनाम जाचिलू केस। ये दल बदल अधिनियम पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करके घोषित करता है। और इसमें कुछ पॉइंट्स आपको एकदम शुद्ध हिंदी में लिखने हैं, जिसमें संविधान पूर्व विधियों में आप लिखिएगा कौन सा पॉइंट, एक जो पत्रक छपना वाला पॉइंट था उसमें लिखिएगा, दूसरा पृथक्कीकरण का सिद्धांत लिखिएगा, तीसरा आच्छादन का सिद्धांत लिखिएगा, असंगति या विरोध की सीमा तक का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, तो संविधान पूर्व विधियां का कीवर्ड क्या होगा आपके लिए कि जो संविधान लागू होने के पहले क्या है उससे रिलेटेड, केशव माधव मेनन बनाम मुंबई राज केस, पत्रक दायर करने वाला, ये कीवर्ड याद रखिएगा। पृथक्करण का सिद्धांत में क्या लिखिएगा, इसमें आप लिख लीजिएगा बम्बई राज्य बनाम बालसारा मामला का केस, मतलब कुछ भाग को ही हटाया जाएगा, कुछ भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा। तीसरा आच्छादन के सिद्धांत में लिखिएगा आप बरार मोटर यान अधिनियम 1947 का, जो कि 1901 का उल्लंघन होता है जिसके थ्रू, इसलिए पर्टिकुलर उस भाग को अवैध घोषित किया गया। और चौथा अधित्याग के सिद्धांत में कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकता है, ये लिखिएगा। और उसके बाद लिखिएगा संविधानेतर विधियाँ। संविधानेतर विधियों में क्या लिख सकते हैं आप कि ये वे विधियां जो संविधान लागू होने के बाद राज्य द्वारा बनाई गई हैं, और ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को छीनती हो, मौलिक अधिकार को कम करती हो या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। अगर ऐसा होता है तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें आप एग्जाम्पल स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दलबीर सिंह का लिख सकते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि विधि का सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा के अनुरूप तथा उचित युक्ति युक्त होना आवश्यक है। मतलब विधियां ऐसी बनाई जाएं जो युक्ति युक्त हो, ना कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। और किसी अपराध के लिए मृत्युदंड का अनिवार्य होना असंवैधानिक विधि है। फिर लास्ट में आपको एक बेसिक अंतर लिखना होगा संविधान पूर्व विधियां और संविधानेतर विधियां में। ये पहला मेन अंतर क्या है कि इन विधियों का जो सिद्धांत है वो शुरू से ही शून्य वैध बना रहता है, और इसमें क्या है जिस समय बना उस समय से वैध होता है। मतलब आज़ादी से पहले वाले और आज़ादी के बाद वाले में बेसिक अंतर ये है। कंक्लूजन आपको मैं फिर कहूँगी कि अपने मन से लिखना है। आप चाहें तो दोनों का अंतर बताते हुए कंक्लूजन लिख सकते हैं, आप चाहे तो आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस बताते हुए कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में या फंडामेंटल राइट्स में हमारे लिए आर्टिकल 13 किस तरह से इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर आर्टिकल 13 नहीं होता तो हो सकता है कि पहले की बनाई गई विधियों से हमारे कई बार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता। इसीलिए आर्टिकल 13 हमारे लिए क्या है, एक निवारक निरोध की तरह काम करता है। आर्टिकल 13 जो है हमारे लिए हमारा जो संविधान का जो लक्ष्य है ना कि संविधान में सर्वोपरिता हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसकी सुरक्षा करता है। आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एकदम प्रहरी